नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। देखिए, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि 2300 साल पहले वो कौन से किंगडम से साउथ इंडिया में जिनका राइज हुआ, जिसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं चोलास की, चेरास की और पंड्यास की। इसके अलावा हम इसमें देखने वाले हैं सतवनास को। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सिल्क रूट के बारे में हम देखेंगे। सिल्क रूट में हम कुशानास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में कि बुद्धिज्म जो है इस दौरान कौन कौन से देशों में फैलता है, कौन कौन से रीजन में फैलता है और बुद्धिज्म के अंदर वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस टाइम पीरियड के अंदर आते हैं। इसके बाद हम भक्ति के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा भक्ति का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो जगीनी जो है वो अपने गांव में लगने वाले मेले के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही है। उसको बहुत ज्यादा पसंद है जो उसके गांव में मिलने वाले मेले में जो शाइनिंग स्टील के पॉट्स और पैन्स मिलते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बकेट मिलती है, ब्राइट प्लास्टिक बकेट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा उसके गांव में मिलने वाले जो बहुत सारी मेले में जो मिलने वाली बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब वो सोच रही है कि जो लोग हैं, ये जो लोग हैं जो इस सामान को लेकर आते हैं, आखिर वो एक ही दिन में चले कहाँ जाते हैं। तो उसकी मदर जो है उसको बताती है कि ये जो है ट्रेडर्स हैं। वो ये जो ट्रेडर्स हैं ये एक जगह से सामान को उठाते हैं और दूसरी जगहों पर जाकर सामान को बेचते हैं। ठीक है, नाउ तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड द ट्रेडर्स। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था NBPW के बारे में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में। ठीक है, ये क्या थी? फाइन पॉटरी थी। इसमें स्पेशली हमने बोल्स और प्लेट्स की बात की थी। ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट्स थी जहां पर हमें इन एनबीडब्ल्यू वेयर के बारे में पता लगता है। ठीक है, जहां पर हमें इनके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, traders may have carried them from the places where they were made to sell them at the other places। देखिए, ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, ट्रेडर्स ने क्या किया होगा कि जहां पर ये बनते हैं वहां से उठाकर ये इन्हें दूसरी दूसरी जगहों पर लेकर गए होंगे। इसीलिए हमें क्या मिलता है, बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स पे इनके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर द गोल्ड। हम सभी को पता है साउथ इंडिया किस चीज के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए फेमस था, अपने स्पाइसेस के लिए फेमस था और स्पेशली अपने पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। ठीक है, पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। देखिए, रोमन एम्पायर के अंदर पेपर की जो वैल्यू थी, ठीक है, जो पेपर मिलता है, जो ब्लैक पेपर, स्पेशल जो ब्लैक पेपर है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ठीक है, सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसलिए इसको क्या कहा जाता था रोमन एम्पायर के अंदर? ब्लैक गोल्ड भी इसे कहा जाता था। ठीक है, सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स to roam in the ships across the sea and by the land in the caravans। देखिए, जो ट्रेडर्स थे वो क्या किया करते थे? साउथ इंडिया से इन ब्लैक पेपर को उठाया करते थे और इनको रोम लेके जाया करते थे वाया द सी रूट, और या द लैंड रूट से ले जाया करता था या सी रूट से इनको वहां तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया का जो ट्रेड था ना रोमन एम्पायर के साथ, वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे था। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है? आर्कोलॉजिकल साइट जो है साउथ इंडिया में, वहां पर हमें बहुत बड़ी अमाउंट में रोमन गोल्ड कॉइन्स के एविडेंसेस मिलते हैं। हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, संगमा लिटरेचर से हमें पता लगता है कि वहां से साउथ इंडिया से रोम में जो चीजें जाती थी उनके उनके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, वी कैन फाइंड एविडेंसेस ऑफ ट्रेड इन द संगमा पोएम्स। ठीक है, हियर इज one of the one which describe the goods bought into the पुहार। पुहार एक पोर्ट का नाम है। बेसिकली मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पर पुहार नाम का एक पोर्ट है जहां से कुछ चीजें जो है वो साउथ इंडिया से रोमन एम्पायर में जाती थी। और इसका एविडेंस हमें कहां से मिल रहा है? संगमा पोएम से हमें इसका एविडेंसेस मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें जाती थी? बेसिकली सॉफ्ट परचेजिंग हॉर बाय द सी एंड द शिप्स। बेसिकली ये जो चीजें हैं ये आती भी थी और यहाँ से जाती भी थी। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे घोड़े यहाँ पर आते थे, ये यहाँ से जाते थे, बेसिकली आते ही होंगे। ठीक है, नाउ बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन द कार्ड्स। बेसिकली ब्लैक पेपर यहाँ से जाता था। हिमालय में मिलने वाले जेम्स और गोल्ड, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल। वेस्टर्न हिल की जो सैंडलवुड थी उसका भी यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, पल्स ऑफ द साउदर्न सी। बेसिकली साउदर्न सी में जो मिलने वाले मोती थे इनका बहुत ज्यादा ट्रेड यहाँ से होता था। इसके अलावा जो कोरल्स हैं, ठीक है, कोरल्स ऑफ द ईस्टर्न ओशन। ठीक है, और इसके अलावा जो क्रॉप्स ग्रो होती थी गंगा में और कावेरी बेसिन के अंदर, कावेरी और जो गंगा रिवर का फर्टाइल प्लेन था वहां पर जो क्रॉप्स ग्रो होती थी उनको भी यहाँ से रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, नाउ फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका एंड पोर्ट्रे फ्रॉम म्यांमार भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, एंड अदर रेयर एज रिच इंपोर्ट्स। ठीक है, नाउ
ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सर्वल सी रूट, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे इन्होंने बहुत सारे जो सी रूट्स था इनको भी एक्सप्लोर किया, ठीक है, मतलब नए नए सी रूट्स उन्होंने ढूंढे, ठीक है। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, ठीक है, कुछ क्या करते थे कि सी रूट के जो सी कोस्ट होता है इसके किनारे किनारे चलते, सपोज कीजिए यहाँ से चलना शुरू किया है तो इस सी कोस्ट के किनारे किनारे चलेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करते थे कि बड़े बड़े सीज के अंदर जाया करते, जैसे नाउ देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ, क्या करते थे अरेबियन सी से अरेबियन सी में चलते थे, बेसिकली इस वाले अरेबियन सी में यहाँ चलते थे और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नाउ इसमें से जो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे सी ट्रैवलर्स से क्या करते थे, पर सेलर्स टुक द एडवांटेज ऑफ मॉनसूनल विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, बेसिकली क्या करते थे मॉनसूनल विंड्स का एडवांटेज लिया करते थे ताकि ये सी को जो है क्विकली क्रॉस कर सके, ठीक है। सो दे वांटेड टू रीच, so if they wanted to reach the western ports of the subcontinent, ठीक है, from the East Africa or Arabia, they choose to sail with the east southeast monsoon and study the ship had to be built for the these long journey, देखिए आमतौर पर क्या किया जाता है, जैसे सपोज कीजिए इनको अफ्रीका के कोस्ट से, ठीक है, सपोज कीजिए अफ्रीका का कोस्ट है, इस अफ्रीका के कोस्ट से इनको हिंदुस्तान आना है, इस अफ्रीका के कोस्ट से इनको हिंदुस्तान आना है, तो ये क्या क्या करता था बेसिकली, जब मॉनसून का दौर होता था, मॉनसून के दौर में जब जब जो विंड्स है बेसिकली इस तरफ चलती हैं, ऐसे करके चलती हैं, तो ये क्या करता था अपने शिप को यहाँ से सेल क्या करते थे और मानसूनल विंड्स के साथ हिंदुस्तान पहुंच जाते थे, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून के अंदर साउथ वेस्ट जो विंड्स चलती थी इनके साथ ये हिंदुस्तान अफ्रीका के कोस्ट से हिंदुस्तान पहुंच जाते थे, इसके लिए क्या करते थे बहुत मजबूत शिप्स का भी निर्माण किया करते थे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग शिप्स भी ये बनाया करते थे, ठीक है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कोस्ट के आसपास, बेसिकली साउथ इंडियन कोस्ट के आसपास वो कौन से किंगडम से जिनका राइज होता है इस दौर में, ठीक है। द साउदर्न हाफ, the southern half of the subcontinent is marked by long coast, देखिए इंडिया का जो साउदर्न कोस्ट है पर बहुत बड़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेट्यूज आपको देखने को मिलेंगे और रिवर वैलीज, ठीक है। अमंगस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, देखिए कावेरी रिवर का जो कावेरी की जो वैली है बेसिकली, ठीक है, कावेरी रिवर का जो प्लेन है वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है। चीफ्स एंड द किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, बेसिकली क्या करते थे जो किंग्स इन रिवर वैलीज और इन फर्टाइल प्लेन्स को ना कॉन्कर करते थे, जिनके पास ये रिवर प्लेन्स होते थे वो बहुत ज्यादा रिच होते थे और बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, देखिए उनके रिच होने का रीजन ये है कि बेसिकली अगर किसी रीजन में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है तो यानी वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा, अगर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर होने की वजह से वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और इकोनॉमी जो है वो बूम करेगी, इसकी वजह से जो यहाँ के किंग्स थे वो रिच होते थे और पैसा ज्यादा होने की वजह से उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से वो पावरफुल भी हो जाते थे, ठीक है। संगमा पोएम्स मेंशन द मूवेंटर, देखिए संगमा पोएम्स में एक मेंशन हुआ है मूवेंटर वर्ड का, अब मूवेंटर वर्ड का हम मतलब समझते हैं, देखिए ये तमिल वर्ड है मूवेंटर जिसका मतलब है थ्री चीफ्स, मूवेंटर का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, थ्री चीफ्स यूज्ड टू हेड्स, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, बेसिकली तीन रूलिंग फैमिलीज के बारे में इस मूवेंटर वर्ड से पता लगता है, तीन रूलिंग फैमिलीज के बारे में, ठीक है। नाउ वो तीन रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी, चोलास, चेरास एंड पंड्यास, ठीक है। नाउ ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारे हो गए चोलास यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे चोलास हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे चेरास हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पंड्यास हो जाते हैं, ठीक है। नाउ आप मैप 7 पे जाकर पेज नंबर 105 पर जाकर देखिए, चोलास, चेरास और पंड्यास को आप जाकर वहां पर देखिए, ठीक है, मैप में। हु बिकम पावरफुल इन द साउथर्न इंडिया अराउंड 2300 इयर्स अगो, इस दो आज से 2300 साल पहले यानी 300 बीसी के अराउंड, ठीक है, 300 बीसी के अराउंड ये वो ये वो ये वो किंगडम्स हैं जो पावरफुल बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ द पावर, देखिए ये जो चीफ्स थे इनके दो सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे, ठीक है, एक कोस्ट लाइन के पास में हुआ करती, बेसिकली इनकी जो कैपिटल सिटीज है ना वो दो होती थी, बेसिकली आप कह सकते हैं कि दो कैपिटल सिटीज होती थी, एक कोस्ट लाइन के पास होती थी और एक कोस्ट लाइन से दूर यानी अपनी समुद्र से काफी दूर होती थी और एक समुद्र के पास होती थी, ठीक है। नाउ ऑफ दिस सिक्स सिटीज, ठीक है, टू वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार और कावेरीपट्टनम, ठीक है। नाउ द पोर्ट ऑफ चोलास, ठीक है, पुहार को क्या बताया गया यहाँ पर, कावेरीपट्टनम में बताया गया और ये क्या है, चोलास का पोर्ट है, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पंड्यास, मदुरई क्या थी, पंड्यास के कैपिटल थी, ठीक है। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो यहाँ के जो किंग्स होते थे ना ये रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया करते थे, इसके इसके बदले क्या क्या करते थे, ये डिमांड किया करते थे, रिसीव करते थे गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल, ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे
टैक्स नहीं किया कलेक्ट किया करता था, इसके बदले ये ट्रिब्यूट लिया करते थे अपने अपनी प्रजा से या अपने फ्यूडल लॉर्ड से, ठीक है। दे आल्सो वेंट ऑन द मिलिट्री एक्सपेडिशन, देखिए ये जो किंग्स होते हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन पर भी जाया करते थे, ठीक है। एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, अपने नेबरिंग एरिया से भी क्या लिया करते थे, ट्रिब्यूट लिया करते थे, ठीक है। दे केप्ट सम वेल्थ and distributed the rest among their supporters including members of their family, soldiers and the poets। देखिए जो वेल्थ ये लूट कर लाते थे मिलिट्री एक्सपेडिशन जो ये किया करते थे, वहां से जो ये वेल्थ लेकर आते थे, उस वेल्थ को कुछ वेल्थ तो ये अपने पास रख लिया करते थे, इसके अलावा कुछ जो वेल्थ होती थी अपने सपोर्टर्स को दिया करते थे, बेसिकली उनके साथ जो लड़ने वाले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको दे दिया करते थे। इसके अलावा अपनी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये अपने फैमिली मेंबर्स को ये उस वेल्थ को डोनेट कर दिया करते थे, बेसिकली उनको दिया करते थे। इसके अलावा सोल्जर्स को दे दिया करते थे और उन पोएट्स को दे दिया करते थे जो पोएट्स इनकी तारीफ किया करते थे अपनी पोएम्स के अंदर, ठीक है। मैनी पोएम्स हु whose composition are found in the Sangama collection composed poem in the praise of chiefs who often rewarded them with the precious stones, gold, horses, elephant chariots and fine cloth। बेसिकली संगमा लिटरेचर में जिन चीफ्स की तारीफ की गई है ना, उन चीफ्स की तारीफ इसी वजह से की गई है क्योंकि इन चीफ्स ने इन पोएट्स को पैसे दिए तो इन्होंने क्या करी, इनकी तारीफ करी, इनकी बढ़ चढ़ कर तारीफ करी, ठीक है ना। और जब ये तारीफ किया करते थे इसके बदले इनको क्या दिया करते थे, प्रीशियस स्टोन्स दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे, हॉर्सेस दिया करते थे, एलिफेंट्स दिया करते थे, चैरियट्स दिया करते थे, रथ दिया करते थे और फाइन क्लॉथ इनको दिया करते थे, ठीक है। नाउ एक और डायनेस्टी है जो जिसका यहाँ पर राइज होता है अराउंड 200 years later, a dynasty known as Satavahanas, ठीक है। 300 साल में 300 साल पहले और उसके बाद 300 साल यानी बेसिकली 300 बीसी के 200 साल बाद, ठीक है ना। एक और डायनेस्टी है जिसका राइज होता है जिसको यहाँ पर बताया गया है सतावनास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी वेस्टर्न इंडिया के आसपास, बेसिकली मॉडर्न जो महाराष्ट्र का रीजन है और दक्कन का जो रीजन है बेसिकली यहाँ पर ये रूल किया करता है, ठीक है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सतावनास का, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है गौतमी पुत्रा श्री शतकर्णी, ठीक है। नाउ वी नो अबाउट हिम from an inscription composed on behalf of his mother गौतमी बालाश्री। बेसिकली इसके माँ का एक इंस्क्रिप्शन है जिसके जिसके बताने के बाद से हमें इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नाउ ही एंड सतवना रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। बेसिकली जो सतवना रूलर्स इनको हम क्या कहते थे, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा भी कहते थे, ठीक है। दक्षिण पथा का मतलब है बेसिकली जो रास्ता दक्षिण की तरफ जाता हो। बेसिकली ये इंडिया का मैप है सपोज कीजिए और ये महाराष्ट्र का रीजन है और ये रूल करते हैं महाराष्ट्र के रीजन पे और दक्कन के इस वाले रीजन पे। तो अब सपोज कीजिए नॉर्थ से अगर किसी को साउथ जाना है तो ये दक्षिण जाने वाले रास्ते पर ये रूल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ which was also used as the name of the entire South Indian region, ठीक है। He sent his army to the eastern, western and the South Indian coast। ये जो रूलर था इसने अपनी जो आर्मीज है दूसरे कोस्टों पर भी भेजी ताकि ये क्या कर सके, कॉन्कर कर सके। बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पर भेजी, बेसिकली गुजरात के रीजन के आसपास इन्होंने अपनी नेवीज भेजी, ठीक है, अपनी आर्मीज को भेजा। इसके अलावा उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बेसिकली ईस्ट के इलाके में भेजी और नीचे साउथ के इलाके में भी इसने अपनी आर्मीज को भेजा ताकि ये डोमिनेट कर सके इस रीजन को। अब हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट की स्टोरी क्या है, आखिर हम सिल्क रूट के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटी। देखिए जो सिल्क का फैब्रिक है हम सभी को पता है बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, बहुत ज्यादा रेशेदार होता है, ठीक है। इसलिए इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़कर आती है और इसकी जो डिमांड है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हम सभी को पता है सिल्क बनाना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आज के दिन पे तो ये आसान है, आज के दिन पे हमारे पास मशीनरी है, आज के पास हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं जिसके से हम सिल्क को इजीली बना सकते हैं। लेकिन उस दौर में जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी, जब ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था, ठीक है। रॉ सिल्क हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क। देखिए रॉ सिल्क को हम कोकून से निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से हम निकालते हैं, ठीक है। स्पून इनटू द थ्रेड एंड देन वोवन इनटू द क्लॉथ। बेसिकली उसका थ्रेड किया जाता है और उसके बाद उसको वोवन किया जाता है क्लॉथ में, ठीक है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 years ago। देखिए ये सिल्क बनाने की जो प्रक्रिया है ना, आज से 7000 साल पहले चाइना के अंदर इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है। व्हाइल द मेथड रिमेन क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर। हजारों सालों तक ये जो सीक्रेट है ना, किस तरीके से सिल्क का कपड़ा जो है वो बनाया जाता है, ये छुपा कर रखा गया और इसको कैसे बनाया जाता है ये चाइना के अंदर ही रहा, ठीक है। सम पीपल फ्रॉम चाइना
who went to the distant lands on the foot, horseback and the camels carried silk with them। देखिए चाइना से जो लोग दूर दराज के इलाकों में अलग अलग सवारियों पर जाते थे, बेसिकली जो लोग घोड़े पर बैठकर जाते हैं, जो लोग पैदल जाते हैं, जो ट्रेडर्स बेसिकली घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कैमल पर जा रहे हैं, या किसी भी जरिए से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो सिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ठीक है, जिस रास्ते पर वो जाते थे और जिस रास्ते से वो एक जगह से दूसरी जगह सिल्क को ले गए, उस रूट को हमने बेसिकली बोला है यहाँ पर सिल्क रूट। ठीक है, समटाइम चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू द रूलर्स ऑफ ईरान एंड द वेस्ट एशिया। देखिए चाइनीज जो रूलर्स थे वो गिफ्ट के तौर पर सिल्क के कपड़े को ईरान के रूलर को दिया करते थे और वेस्ट एशिया के रूलर्स को दिया करते थे, ताकि क्या हो सके, बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं, चाइनीज ट्रेडर्स हैं, इनको एक्सेस प्राप्त हो सके रोमन अंपायर का और यूरोप का, ताकि ये जो कपड़े हैं वहां पर भी सेल हो सके। ठीक है ना, अगर वो सेल होंगे वहां पर जाकर, अगर ये लोग रास्ता देंगे, ठीक है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी और ये लोग रास्ता देंगे, सिल्क रूट को ये रास्ता देंगे आगे, क्या तो चाइनीज कम्युनिटी के अंदर, चाइनीज अंपायर के अंदर क्या आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसको बेचने के साथ चाइनीज अंपायर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसी वजह से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइनीज जो अंपायर्स हैं गिफ्ट के तौर पर सिल्क को इन रूलर्स को दे रहे हैं, ईरान के रूलर को और वेस्ट एशिया के रूलर्स को दे रहे हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। देखिए जब उन्होंने सिल्क को ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को भेजा, तो ये सिल्क की जो नॉलेज है, सिल्क के बारे में जो है, इसके बारे में पता लगा लोगों को उसके बाद। ठीक है, अबाउट 2000 इयर्स अगो वेयरिंग सिल्क बिकम अ फैशन। आज से 2000 साल पहले सिल्क पहनना क्या था, एक फैशन था। ठीक है, अमंगस्ट रूलर्स एंड द रिच पीपल इन द रोम। रोम के अंदर इसको पहनना क्या था, अमीर लोग बेसिकली रोम के अंदर इसको पहना करते थे और उनके अंदर ये फैशन था, बेसिकली एक तरीके के रिचनेस का ये सिंबल था। सिल्क को पहनना एक रिचनेस का सिंबल था। ठीक है, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली बात है, इतने लंबा रास्ता तय करके ये आ रहा है, इतने लॉन्ग प्रोसेस के साथ ये आ रहा है, इतनी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वॉल्व है। उस जमाने में तो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ही थी, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। ठीक है, एज इट हैज टू बी बॉट ऑल द वे फ्रॉम द चाइना along dangerous roads through mountains and the desert, people living along the route often demanded payments for allowing trade to pass through। देखिए जब एक जगह से चाइना से जब ये रोम तक पहुंचता था, तो इसको बहुत सारी चीजें जो है वो क्रॉस करनी पड़ती थी, बहुत सारी जोग्राफिकल जो सिचुएशंस होती थी, बहुत सारी जो बहुत डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, डिफरेंट मुश्किल जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, इनको क्या करते थे, इन ट्रेडर्स को पार करनी होती थी। कई बार डेजर्ट्स आते थे, कई बार माउंटेन्स आते थे, कई बार और चीजें होती थी जिनको इनको पास करना होता था। और बीच में अगर कोई सपोज कीजिए कोई किंगडम आया है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, इसकी वजह से जब ये रोम पहुंचता था तो पर इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, अब आप मैप 6 को देखिए, पेज 76 और 77 पर, जिसमें आपको दिखाया गया सिल्क रूट और इसकी ब्रांचेस को आपको दिखाया गया है। ठीक है, सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। ठीक है, बहुत सारे जो किंग्स होते थे वो ट्राई करते थे किसी तरीके से जो सिल्क रूट है इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, दिस वाज बिकॉज दे would benefit from the taxes, tribute and the gift that were bought from the traders traveling around this route। ताकि क्या मिल सके, बेसिकली अगर सपोज कीजिए वो जो ट्रेडर्स हैं जब इस रूट से गुजरेंगे, तो इन ट्रेडर्स के इस रूट से गुजरने की वजह से इनको क्या मिलेगा, इन किंग्स को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और जब इनको टैक्स मिलेगा तो इनका स्टेट क्या होगा, प्रॉस्पर होगा, इनका जो स्टेट है वो डेवलप करेगा। ठीक है, इन रिटर्न इसके बदले जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, जो अंपायर्स के किंग्स होते थे ये क्या करते थे, इन ट्रेडर्स को सेफ्टी प्रोवाइड किया करते थे रॉबर्ट्स से। ठीक है, बेसिकली अटैक किया करते, जो रॉबर्ट्स होते हैं वो इन पर अटैक किया करते हैं ट्रेडर्स पे, जो किंग्स होते थे इनको सेफ्टी प्रोवाइड किया करता था और उसके बदले इनसे क्या लिया करता था, टैक्सेस लिया करते थे। ठीक है, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वो था कुशानास। देखिए कुशानास का सिल्क रूट जो था, सिल्क रूट जहां से होकर गुजरता था उस एरिया पर कुशानास का कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, नाउ हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया। देखिए कुशानास कहां पर रूल करते थे, सेंट्रल एशिया पर रूल किया करते थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया करते थे आज से 2000 साल पहले। ठीक है, इनके दो मेन पावर सेंटर्स थे, वो था पेशावर और मथुरा। ठीक है, तक्षशिला भी इनके किंगडम के अंडर था। ठीक है, इनके रूल के अंदर सिल्क रूट की जो ब्रांच थी वो सेंट्रल एशिया से होकर गुजरती थी और नीचे इंडस रिवर के माउथ पर, इंडस रिवर का माउथ जो है जहां पर सी, इंडस रिवर सी में समाती है, वहां तक एक सिल्क रूट की ब्रांच जो है वो आती थी। ठीक है, जहां से इंडस रिवर के माउथ से जहां पर ये अरेबियन सी में गिरती है वहां से इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, बाद में रोमन एम्पायर था। ठीक है, कुशाना रूलर जो है ये अर्लीस्ट रूलर है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। ठीक है, नाउ These were used by the traders along the Silk Route। देखिए सिल्क रूट पर चलने वाले जो ट्रेडर्स थे वो भी कुशाना गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल अपने साथ
किया करते थे। ठीक है ना, हम देखने वाले हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। आखिर जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है वो किस तरीके से होता है हिंदुस्तान के बाहर। ठीक है ना, लास्ट लास्ट के लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि अशोका ने जो है अपने बेटे और अपनी बेटी को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ताकि वो बुद्धिज्म का स्प्रेड कर सके। ठीक है नाउ अब देखते हैं द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्क। देखिए सबसे फेमस जो कुशाना रूलर था वो था कनिष्क। ठीक है, इसका रूल कब था, आज से 1900 साल पहले, आप मान सकते हैं 100 सी के आसपास इसका बेसिकली रूल रहा होगा। ठीक है, इसने क्या किया, एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, यहाँ पर स्कॉलर्स ने क्या किया, बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इंपॉर्टेंट मैटर्स को क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, इसका एक कोट पोएट था जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है अश्वघोषा। ठीक है, पोएट कंपोज अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। जो अश्वघोषा था इसने क्या है, बुद्धा की बायोग्राफी भी लिखी। इसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया, बुद्धा चरित्रा बताया गया, लिव्ड इन हिज फूड। ठीक है, अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। देखिए जो बेसिकली जो स्कॉलर्स थे, अशोक घोषा जो था, ये जो स्कॉलर है बेसिकली जो पोएट है स्कॉलर है, इन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया था, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मैंने आपको पहले बताया था जो दूसरे स्कॉलर्स होते हैं किसमें लिखा करते थे, बेसिकली उस टाइम के जो लोग थे वो प्राकृत में अपने ज्ञान को फैलाने की कोशिश करते, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, इस दौर के अंदर बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म अराइज होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं महायाना बुद्धिज्म। ठीक है ना, ये बुद्धिज्म की एक नई ब्रांच है। ठीक है, नई बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म है जो डेवलप हो रही है, जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसके दो नए फीचर थे। ठीक है, अर्लियर द बुद्धिज्म's प्रेजेंस was shown sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by the sculptures of people tree. Basically देखिए इससे पहले, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है महायाना बुद्धिज्म से पहले, जिसको हम महायाना बुद्धिज्म से पहले जो बुद्धिज्म का जो सेक्ट है उसको हम थेरवादा बुद्धिज्म कहते हैं। थेरवादा बुद्धिज्म में बेसिकली बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं इन पर ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, बेसिकली मूर्ति पूजा पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर आप बुद्धा की अगर आप फोटो बनाते भी हैं तो बुद्धा से रिलेटेड अगर आप कोई फोटो बनाते भी है तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर मिल रहा है कि पीपल ट्री के फॉर्म में, पीपल ट्री का स्क्रिप्चर आपने देखा और उसके साथ बुद्धा आपको दिखते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जब महायाना बुद्धिज्म आ रहा है कहीं ना कहीं आपको मूर्तियों का डेवलपमेंट, ठीक है, मूर्तियां बनने का डेवलपमेंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो महायाना बुद्धिज्म है इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो पहला बुद्धिज्म है, जो पहला बुद्धिज्म सेक्ट है जिसको हम थेरवादा कह रहे हैं, जो नया सेक्ट है इसको हम महायाना बुद्धिज्म कह रहे हैं। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म के अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। देखिए महायाना बुद्धिज्म के अंदर जो नया सेक्ट है महायाना बुद्धिज्म, इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टैचूज बनाए जा रहे हैं भगवान बुद्ध के, बुद्धा के स्टैचूज बनाए जा रहे हैं। और ये बेसिकली कहां पर बनाए जा रहे हैं, मथुरा में और तक्षशिला में इन स्टैचूज को बनाया जा रहा है। ठीक है, द सेकंड चेंजेस वाज द बोधिसत्व। देखिए बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बुद्ध वाले चैप्टर में मैंने आपको बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, दीज वर सपोज्ड टू बी अ पर्सन हु अटेन द एनलाइटमेंट। देखिए बोधिसत्व प्राप्त करने का मतलब ये था कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अभी जो व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या अकेले में रहेगा और दूर दराज के इलाके में रहेगा। लेकिन अब ये जो लोग हैं महायाना बुद्धिज्म के बाद, ये जो लोग हैं आम जिंदगी जी रहे थे और बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद ये लोगों को ज्ञान ज्ञान डिलीवर कर रहे थे। बेसिकली ये लोगों को बता रहे थे किस तरीके से आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। लोगों को ये लोग क्या कर रहे थे, टीच कर रहे थे। ठीक है, वंस दे अटेन द एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन द कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन द पीस। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर। देखिए मैंने आपको बताया जब इनको एक बार बोधिसत्व प्राप्त हो जाता था, यानी मोक्ष एक तरीके से प्राप्त हो जाता था, तो महायाना से पहले, महायाना बुद्धिज्म के आने से पहले जब थेरवादा बुद्धिज्म चल रहा था उस दौर में इनको क्या घर बार छोड़ देना पड़ता था और एक पीस में इनको रहना होता था, मतलब एक तरीके के एक्साइल में इनको रहना होता था। लेकिन अब ये आम लोगों के बीच में ही रह रहे हो। ठीक है, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक है, जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब पॉपुलर होता है और स्प्रेड होता है थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर कोरियन, जापान। ठीक है, बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। बुद्धिज्म जो है वो हिंदुस्तान के वेस्टर्न और साउथर्न इंडियन पार्ट में भी बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, वेयर दर्जन ऑफ caves were hollowed out of the hills for the monks to live। देखिए जब ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं और जब ये वैलीज के जो बड़े बड़े माउंटेन पासेस के जो माउंटेन पासेस हैं इनको क्रॉस करते हैं, उस दौर में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉन्क्स हैं जब ये ट्रैवल कर रहे थे इनको कुछ ना कुछ रहने की जगह ही चाहिए, तो क्या करता है पहाड़ों के अंदर ही कुछ केव्स को बनाते हैं। ठीक है, नाउ
Some of these caves were made on the orders of the king। जो caves होती थी बेसिकली किसके द्वारा बनाई जाती थी, किंग्स और क्वींस के द्वारा बनाई जाती थी, अदर बाय मर्चेंट्स, या इनको कौन बनाता, मर्चेंट्स बनवाते थे या फार्मर्स बनवाते थे, ठीक है। These were often located near the passes through the western ghats। बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स में जो पासेस हैं इनके नजदीक ये केव्स को बनाया गया था, ठीक है। रोड्स कनेक्टिंग द प्रॉस्पर पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद द सिटीज इन द डेक्कन रन थ्रू दिस पासेस। बेसिकली जो पासेस हैं ये कनेक्ट करते थे पोर्ट्स को बाकी के रेस्ट ऑफ द इलाके के लिए, ठीक है। ट्रेडर्स प्रॉब्ली halted in these caves monasteries during their travels। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते थे इन केव्स में क्या किया करते थे, रेस्ट किया करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक केव आपको दिखाई गई, करले केव यहाँ पर आपको दिखाई गई है जो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन द साउथ वेस्ट। बुद्धिज्म इसके अलावा साउथ वेस्ट में भी फैलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर फैलता है, श्रीलंका में फैलता है, म्यांमार में फैलता है, थाईलैंड के अंदर फैलता है, एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। नाउ इंक्लूडिंग इंडोनेशिया के अंदर भी बुद्धिज्म जो है वो फैलता है, ठीक है। नाउ अब जो बुद्धिज्म का ओल्डर फॉर्म है उसको यहाँ पर क्या बताया गया, मैंने आपको उसका नाम पहले भी बताया था। जो बुद्धिज्म का ओल्डर फॉर्म है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बताया गया, थेरवादा बुद्धिज्म बताया गया, ठीक है। नोन एज थेरवादा बुद्धिज्म was more popular in these areas। बेसिकली जो थेरवादा बुद्धिज्म है ना ये इन इलाकों में क्या है और बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवादा बुद्धिज्म मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो नया वाला बुद्धिज्म आया, महायाना बुद्धिज्म आया, वो बेसिकली सेंट्रल एशिया के रीजन में फेमस होता है, तिब्बत के रीजन में फेमस होता है, चाइना के रीजन में फेमस होता है। लेकिन जो पुराना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थेरवादा, ये कहाँ पर फेमस हो रहा है, श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ठीक है। नाउ द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। अब समझते हैं पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम पिलग्रिम्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। मैन एंड वुमेन who undertake journeys to holy places। देखिए वो व्यक्ति, वो महिला या पुरुष जो अपने किसी धार्मिक जगह पर जाने की यात्रा कर रहा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिकली पिलग्रिम्स बोलेंगे। किसी एक यात्री को, एक यात्री जो किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर रहा हो, इसे हम क्या बोलेंगे, पिलग्रिम्स बोलेंगे, ठीक है। एज ट्रेडर्स जर्नीज टू अ डिस्टेंट लैंड इन द कारवान्स एंड द शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल्ड विद देम। बेसिकली क्या होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे ना ये कारवान्स में चला करते थे या शिप्स के अंदर ये जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पिलग्रिम्स होते थे ये भी इन ट्रेडर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। नाउ अब देखिए द बेस्ट ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। देखिए यहाँ पे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का अब आपको एग्जांपल देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जिसका एग्जांपल दिया गया है वो है फाशियन। फाशियन जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है 1600 साल पहले, ठीक है ना। इसके अलावा श्विनस्थान, ठीक है, वो 1400 साल पहले आता है, और आइक्विंग, ठीक है, हु कम अबाउट 50 years आफ्टर श्विनस्थान। श्विनस्थान के 50 साल बाद वो हिंदुस्तान आता है, ठीक है। दे came to visit places associated with the life of Buddha। ये लोग उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना। as well as famous as well as फेमस मोनेस्ट्रीज। बेसिकली बुद्धा की लाइफ से जो रिलेटेड जगह है और उसके अलावा जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं ये वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स, ये जो सारे पिलग्रिम्स है ये अपने एक अकाउंट भी लेफ्ट करके जाते हैं। बेसिकली अपने यात्रा का जो वर्णन होता है, ठीक है, यात्रा वृतांत जिसे हम कहते हैं, वो भी ये छोड़कर जाते हैं। बेसिकली अपने यात्रा वृतांत के बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे टुक encountered on their travels which often took years of the countries and monasteries that they visited and books they carried back with them। देखिए वो अपने यात्रा के दौरान होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना के बारे में, ठीक है, वो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल भरी इनकी यात्राएं होती थी और कितने देशों में, कितने मोनेस्ट्रीज के अंदर ये लोग जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाशियन का अकाउंट दिया गया है, ठीक है ना। फाशियन बिगिंस हिज जर्नी बैक फ्रॉम द बंगाल। देखिए जब फाशियन हिंदुस्तान आता है उसके बाद अपनी जर्नी वो वापस जब बंगाल की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो बता रहा है किस तरीके से वो बंगाल से वापस चाइना की तरफ जाता है। जैसे वो चाइना की तरफ जाता है वो एक शिप पर बैठता है, बंगाल, ठीक है, बंगाल में, बंगाल से वो जब शिप लेता है तो वो एक शिप के अंदर बैठता है। शिप के अंदर बहुत सारे मर्चेंट्स उसके साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो 2 दिन चले ही होते हैं कि उसके बाद एक बहुत बड़ा जो तूफान होता है वो आ जाता है, ठीक है। तूफान आने की वजह से शिप जो होती है, शिप को हल्का करने के लिए मर्चेंट्स जो होते हैं वो अपना बहुत सारा जो सामान होते हैं उसको नीचे फेंक रहे होते हैं, ठीक है ना। शिप को हल्का करने के लिए बहुत सारे जो मर्चेंट्स होते हैं वो सामान को नीचे फेंक रहे होते हैं। तो ये जो फासियान होता है, ठीक है, फासियान होता है, ये भी बहुत सारा सामान जो है अपना बुद्ध से रिलेटेड जो इसने अपनी
जो इसने संग्रह किया, जो चीजों को इन्होंने, जो इसने हिंदुस्तान से लेकर जा रहा था, ये बहुत सारी चीजों को ये भी नीचे फेंक देता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो है ये अपने पास रख लेता है, जिसमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, इसके अलावा जो इसने बुक लिखी वो थी, ठीक है। नाउ 13 दिन बाद जब ये तूफान थमता है, तब जाकर कुछ इनकी राह में, मतलब इनको अच्छा महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद 90 दिन बाद ये कहाँ पहुंचता है, जावा के आइलैंड पर ये पहुंचता है, ठीक है। वेरी हेल्टेड फॉर 5 मंथ, दोबारा ये वहां पर 5 मंथ ये विश्राम करता है और उसके बाद दोबारा चाइना के लिए अपनी जर्नी को शुरू करता है, ठीक है। स्वेनजांग, अभी स्वेनजांग के बारे में देखिए, फासियान और स्वेनजांग के बारे में डिफरेंस क्या है। फासियान जो है वो बैग, जब अपनी बैग जाएगा, ये अपनी जर्नी किससे करेगा, शिप के थ्रू कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्वेनजांग है, ये किससे आता है, ये बेसिकली लैंड रूट से हिंदुस्तान आता है, ठीक है। नाउ रूट बैक टू चाइना, ये वापस किस रूट से आता है, नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से होकर, कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज एंड द बुद्धा मेड gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts landed on the backs. 20 horses, over 50 manuscripts were lost when the boats which he crossed the Indus कैप्सिस, बेसिकली ये हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें ले जाता है, ठीक है। बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियां ले जाता है, जिसमें गोल्ड की मूर्ति होती है, सिल्वर की होती है, सैंडलवुड की होती है, ठीक है। 600 मैन्युस्क्रिप्ट ये हिंदुस्तान से ले जाता है, और ये जो सारा सामान है ये 20 घोड़ों के ऊपर ये लेकर जाता है, ठीक है ना। इसकी जो 50 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं वो गुम हो जाती है जब ये इंडस रिवर को क्रॉस कर रहा होता है, नाव पलट जाती है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो गुम हो जाती है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं इसके पानी के साथ बह जाते हैं, ठीक है। स्पेंट हिज लाइफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द संस्कृत टू चाइनीज, बेसिकली जो हिंदुस्तान से मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर गया हिंदी में, ये हिंदी और संस्कृत में, बेसिकली हिंदी तो नहीं थी, संस्कृत में जब ये लेकर गया तो इनको ये वहां जाकर किसमें ट्रांसलेट करता है, चाइनीज में ट्रांसलेट करता है बाद में। अब यहाँ पर नालंदा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब देखिए स्विंगसंग जो है नालंदा के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। Swinsang and another pilgrim spent टाइम स्टडी नालंदा, बेसिकली इसने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड किया। नालंदा कहाँ पे था, बिहार में, ठीक है। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, नालंदा को क्या बता रहा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बता रहा है, ठीक है। ये इसी तरीके से बुद्धिस्ट नालंदा को डिस्क्राइब, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के तरीके से ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी इन द टैलेंट, देखिए जो टीचर्स थे वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, उनके ज्यादा बहुत ज्यादा एबिलिटी थी और बहुत ज्यादा टैलेंट था, ठीक है। दे फॉलो टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल द सिंसियरिटी, वो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको बहुत सिंसियरिटी से फॉलो किया करते थे, ठीक है। जो मोनेस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो उनको हर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, ठीक है। पूरे दिन जो है वो डिस्कशन होता रहता था अबाउट, बेसिकली पूरे दिन जो है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते रहते थे, ठीक है ना। जो यंग लोग थे और जो ओल्ड लोग थे म्यूचुअली जो है काम को किया करते थे, ठीक है। लर्न मैन फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज केम हियर टू सेटल देयर डाउट, बहुत सारे जो यंग मैन होते थे, जो लर्न मैन होते थे, बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वो यहाँ पर अपने डाउट को लेकर आया करते थे या अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए यहाँ पर आया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, बेसिकली जिसे मोनेस्ट्री ये बता रहा है, स्विंजांग जैसे मोनेस्ट्री बता रहा है, ये बताता है कि गेट कीपर जो था वो बहुत ज्यादा हाईली पढ़ा लिखा गेट कीपर इस यूनिवर्सिटी के अंदर होता था, और जब भी कोई व्यक्ति इस यूनिवर्सिटी के, इस मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहता था तो जो गेट कीपर्स होते थे ये उससे आमतौर पर वो सवाल पूछा करते थे, ठीक है ना। इनसे सवाल पूछा करते थे, और जो व्यक्ति 8 जो व्यक्ति 10 में से, सपोज कीजिए 10 में से किसी व्यक्ति ने अगर 8 से 9 सवालों का जवाब दिया है, उसी व्यक्ति को यहाँ पर लिया जाता था। आमतौर पर यह होता था कि 10 में से 7 से 8 व्यक्तियों को ये जो गेट कीपर होते थे गेट से ही भगा दिया करते थे, बोलते थे, मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि गेट कीपर भी यहाँ पर जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाईली पढ़े लिखे थे, ठीक है। इसकी वजह से जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता था सबसे पहले उसको टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता था गेट के ऊपर, ठीक है। नाउ द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, देखिए अब हम भक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज, देखिए ये वो समय है जब सर्टेन डाइटीज, बेसिकली कुछ देवी देवताओं की वर्शिप का पूजा करने का समय जो है वो चलन में था, ठीक है। विच बिकम सेंट्रल फीचर ऑफ द लेटर हिंदुइज्म, देखिए जो पूजा करने का जो कॉन्सेप्ट है बाद में हिंदुइज्म का मेन फीचर बन जाता है, ठीक है, गेन इन इंपॉर्टेंस, ठीक है। दीज डाइटीज, देखिए अब इन डाइटीज में कौन कौन से थे, बेसिकली ये पूजा कर, जिनकी हम पूजा करते हैं आज के दिन में, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन डाइटीज की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कौन कौन से देवी देवता थे जिनकी पूजा होनी शुरू हुई। बेसिकली यहाँ पर किसको बताया गया है, शिवा को बताया गया है, विष्णु को बताया गया है, और गॉडेसेस, देखिए यहाँ पर देवी का भी वर्णन किया गया है, सच एज दुर्गा, ठीक है। दीज डाइटीज वर्शिप थ्रू द भक्ति, इन डाइटीज को किसके थ्रू, बेसिकली इनको
पूजा जाता था, बेसिकली वर्शिप की जाती थी इनकी थ्रू द भक्ति। एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, जो भक्ति का आइडिया है ना, ये इस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। ठीक है, एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन वुमन कुड फॉलो द पाथ ऑफ द भक्ति। देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए जब वर्णा सिस्टम की शुरुआत होती है, जो वैदिक वैदिक जो पीरियड है, इसके अंदर आप देखेंगे वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक जो पीरियड है, इसके लिए यहाँ पर वेदास पढ़ने की अनुमति हर व्यक्ति को नहीं है। ठीक है, बेसिकली शूद्रास जो है और महिलाएं हैं, इनको वेदास पढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब भक्ति का दौर शुरू होगा, उस दौर में कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, लो कास्ट से हाई कास्ट से है, वो किसी भी भगवान की जो है भक्ति कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा जो कास्ट डिवाइड, जो बेसिकली वर्ना बेस्ड जो डिवाइड था, उसको कहीं ना कहीं ये भक्ति जो है खत्म करने की कोशिश आपको करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता। देखिए भगवत गीता के अंदर जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भगवत गीता क्या है, हिंदूज की एक बहुत ज्यादा पवित्र पुस्तक है। हम सभी हिंदूज की एक पवित्र पुस्तक है भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता जो है वो किसका हिस्सा है, महाभारत का ही एक हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बेसिकली भगवत गीता के अंदर क्या है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है, जिसको भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ो और मेरे अंदर शरण ले लो। ठीक है, मेरे अंदर शरण ले लो। ठीक है, तो वो अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अर्जुन को बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये फॉर्म भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दौर में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ द गॉड एंड द गॉडेसेस। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, rather than the performance of the elaborate sacrifices। बेसिकली भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप आडंबर ना करें, किसी को दिखाने के लिए आप सैक्रिफाइसेस ना करें, किसी की बलि ना दें। आप अपने आपका जो और आपका भगवान का जो रिलेशन है, वो आपका और आपके भगवान के बीच का जो रिलेशन है, वो इंडिविजुअल रिलेशन है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आप उसको पर्सनल रखिए। ठीक है, आप उसको इतना पर्सनल रखिए कि ताकि आपको आडंबर करने की, किसी को दिखावा करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ द डेवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट। सपोज इस सिस्टम के भक्ति के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि अगर जो डेवोटी है, बेसिकली जो भक्त है, वो किसी अपने अपने किसी भगवान को जब वो पूछता है विद अ प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इन विच ही और मे शी डिजायर। ठीक है, जिस देखिए अगर सपोज कीजिए मैं किसी डाइटी को पूजने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी डाइटी को मानता हूँ, मैं उनको अपने लिए मानता हूँ। ठीक है, मैं सपोज कीजिए मैं हनुमान जी को मानता हूँ। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, उनकी वर्शिप करता हूँ। ठीक है, तो उनके अंदर के जो, अगर मेरा हार्ट प्योर है, मैं उनको अच्छे तरीके से, उनको अच्छे दिल से, साफ दिल से उनकी वर्शिप कर रहा हूं, तो मुझे वो उसी फॉर्म में दिखाई देंगे, उसी फॉर्म में मुझे वो दर्शन देंगे जिस फॉर्म में मैं उनको सोचने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, सो द डाइटी कुड बी थ्रू आउट एज अ ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। देखिए आप जिस फॉर्म में अगर आप उस डाइटी को पेड़ की फॉर्म में देख रहे हैं, अगर आप उस फॉर्म को बंदर की फॉर्म में देख रहे हैं, अगर आप उस डाइटी को लायन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो आपको वो जो डाइटी है उसी फॉर्म में दर्शन देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बेसिकली भक्ति का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप जिस फॉर्म में अपने भगवान को पूछते हैं, उसी फॉर्म में वो आपको क्या देता है, दर्शन देता है। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुज्म में जब भक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, उसके बाद आपने देखा होगा हिंदुज्म के अंदर पेड़ों को भी पूजा जाता है। आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे आपने देखा होगा शनिवार को और मंगलवार को काफी ज्यादा वो लगी रहती है, काफी लोग दिए जला रहे होते हैं। कई बार शनिवार को आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे लोग दिए जला रहे होते हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा तुलसी के पेड़ के नीचे आपने देखा होगा लोग दिए जलाते हैं। ठीक है, नाउ वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ द डाइटीज। देखिए जब ये आइडिया फैला, जब ये आइडिया का प्रचलन बढ़ा, ठीक है, तो डाइटीज जो बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट पर्सन थे, इन्होंने क्या किया, इन डाइटीज की इमेजेस को बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है, विष्णु एस वरहा। बेसिकली विष्णु को वरहा की जगह यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, भगवान विष्णु को यहाँ पर वरहा बताया गया है। एन इमेज फ्रॉम ईरान मध्य प्रदेश, ईरान मध्य प्रदेश से आपको ये जगह का ये जो मूर्ति है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस मैग्निफिकेंट स्टैचू ऑफ द स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु, बेसिकली ये भगवान विष्णु के एक अवतार की तरह यहाँ पर आपको दिखाने की स्पेशल फॉर्म है भगवान विष्णु की, उसको यहाँ पर वरा और वोर कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुरानास के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बताया गया है, पुरानास के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, विष्णु टुक द शेप ऑफ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ।
ठीक है। विष्णु ने जो भोर का जो अवतार लिया वो किस लिए किया, ताकि वो अर्थ को बचा सके, अर्थ को बचा सके, ठीक है। विच हैड शंक इनटू द वाटर, ताकि जो अर्थ है बेसिकली जो धरती है वो पानी के अंदर जब समा रही थी, इसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया वराह का, ठीक है। नाउ हियर द अर्थ इज शोन एज अ वुमन, ठीक है। द अर्थ इज शोन एज अ वुमन, अर्थ को किसकी तरह बताया गया है, एक वुमेन की तरह यहाँ पर बेसिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये दो टेबल्स है बेसिकली, ये दो पैराग्राफ है, इनको मैं आपको सिंपल सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ, आप इनको ढंग से पूरा पढ़िएगा। देखिए भक्ति जो वर्ड है इसका ओरिजिन जो है संस्कृत वर्ड भाज से होता है, इसका मतलब है डिवाइड एंड शेयर, ठीक है। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप विद द डाइटी एंड द डिवोटी, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टू वे रिलेशनशिप है, ठीक है। टू वे रिलेशनशिप है भक्त और उसके भगवान के बीच का एक टू वे रिलेशनशिप है भक्ति। भक्ति को यहाँ पर क्या बताया है, भक्ति एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है भाग या डिवाइड या शेयर, और इस डिवाइड या शेयर का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन भक्त और उसके भगवान के बीच का एक रिलेशनशिप, ठीक है ना। आप इसको पूरा पढ़िएगा। इसके अलावा एक भक्त की एक पोएम है बेसिकली, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में दी हुई पोएम जो है उसको आप पढ़िएगा, लेकिन इस पोएम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स दैट द रिचेस्ट लर्निंग एंड द हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर द क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटी। देखिए उदाहरण के तौर पर अगर आप अमीर हैं या आप गरीब हैं या आपका स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा हाई है, ये इस बात का संकेत नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके भगवान के साथ वो बहुत ज्यादा उच्च होगा, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका स्टेटस समाज के अंदर काफी ज्यादा उच्च है, आप समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो आपके भगवान के साथ रिलेशनशिप है, मतलब आपका भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए बताने की कोशिश की गई है कि आप एक प्योर सोल नहीं है, अगर आप प्योर सोल तब तक नहीं है जब तक आपका जो रिलेशनशिप है अपने भगवान के साथ वो अच्छा नहीं है। बेसिकली अगर आप सोसाइटी में बहुत अच्छा ओहदा ओन करते हैं और उसके बाद आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द पोएम बाय कंपोज इन तमिल बाय अपार। बेसिकली यहाँ पे जो पोएम दी गई है ना, ये तमिल तमिल पोएट है जिसने कंपोज किया, जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, अपार, और ये डिवोटी थे शिवा, मतलब ये शिवा के, अपार जो है वो तमिल पोएट है जो किसके डिवोटी हैं, शिवा के डिवोटी हैं, भगवान शिव को ये पूज रहे हैं, ठीक है। वो लिव्ड अबाउट 1400 years ago, ठीक है, ये कब आज से 1400 साल पहले इनका टाइम पीरियड, ठीक है। अपार वॉज अ विल्लल्ला, ठीक है, अपार क्या है, विल्ला थे। विल्लल्ला के बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। नाउ अब उनके द्वारा ये दी गई पोएम है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द डाइटीज वर स्पेशल, ठीक है, दीज इमेजेस ऑफ डाइटी वर ऑफ्टन प्लेस्ड विद द स्पेशल होम प्लेस दैट we describe at temples. You learn more about these temples in chapter number 11. देखिए जो मूर्तियां होती थी ना ये बहुत ज्यादा स्पेशल होती थी, डेवोटीज की जो मूर्तियां होती थी बहुत ज्यादा पवित्र होती थी, इसलिए इन मूर्तियों को स्पेशल जगहों पर ही रखा जाता था, ठीक है। स्पेशल जगहें कौन सी होती थी, बेसिकली जो स्पेशल जगहें होती थी वो आमतौर पर क्या होती थी, मंदिर, ठीक है। जो मूर्तियां होती थी, जो बहुत खूबसूरत सी मूर्तियां होती थी, इन मूर्तियों को आमतौर पर कहाँ पर रखा जाता, मंदिर के अंदर रखा जाता, एक बहुत अच्छी पवित्र स्थल पर रखा जाता, क्योंकि ये जगहें भी पवित्र होती थी और ये जो मूर्तियां होती थी ये भी पवित्र होती थी, इसलिए पवित्र मूर्तियों को एक पवित्र स्थान पर रखा जाता था, ठीक है। नाउ भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द आर्ट। देखिए भक्ति का जो इंप्रेशन है, भक्ति का जो इम्पैक्ट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको मूर्तियों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। भक्ति की जो खूबसूरती है आपको मूर्तियों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको जो भक्ति की खूबसूरती है वो कविताओं के अंदर देखने को मिलती है और आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलती है, मंदिर का आर्किटेक्चर, ठीक है, समाज में बनने वाली जो अलग अलग चीजें हैं उनके अंदर जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको भक्ति का जो है एक एक जो मैसेज है, एक भक्ति की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलती है। अब वर्ड हिंदू को यहाँ पर बताया गया, सपोज कीजिए आज के तौर पर हम कहते हैं ना मैं हिंदू हूँ, ठीक है, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, तो वो हिंदू जो शब्द है उसका ओरिजिन क्या है और इसका रियल मीनिंग जो है वो क्या है। द वर्ड हिंदू लाइक टर्म इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस। देखिए जो हिंदू शब्द है, ठीक है, बेसिकली ईरानियन और अरब इसका इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल ये उन लोगों के लिए किया करते हैं जो रिवर इंडस के ईस्ट में जो लोग रहा करते थे, इनको बेसिकली हिंदू कहा करते थे, ठीक है। एंड देयर रिचुअल बिलीव, यहाँ पर रहने वाले जो लोगों के रिचुअल बिलीव थे, उनके जो कल्चर था, इनका जो ट्रेडिशन था, इसको ये हिंदू कहा करते थे, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।